जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 9 अगस्त 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना, कुछ सुझाव देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। देखो, आज 9 अगस्त का दिन है, 9 अगस्त है और 9 अगस्त को 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आपको जाननी चाहिए। एक तो 9 अगस्त को अगर आप बिहार से संबंधित हैं तो बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है आज के दिन। तो बिहार सरकार आज बिहार पृथ्वी दिवस मनाती है 9 अगस्त को। दूसरी इंपॉर्टेंट घटना जो आपको जाननी चाहिए कि 9 अगस्त से ही विधिवत रूप से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इनफैक्ट 9 अगस्त की सुबह सुबह से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। वैसे तो 8 अगस्त से ही शुरुआत हुआ था, लेकिन 9 अगस्त से क्या हुआ था कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जितने भी नेता थे उनको गिरफ्तारी कर ली गई थी और देश में एक क्रांति का माहौल छिड़ गया था। और तीसरी इंपॉर्टेंट घटना ये आपको याद होनी चाहिए कि आज ही के दिन 1945 में 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पे, पहले तो हिरोशिमा पे गिराया गया था 6 अगस्त को बम, और उसके बाद जापान के नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था जिसका नाम था फैटमैन। और ये जो बम बना था यूरेनियम का बम नहीं था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछता है कि नागासाकी पे जो बम गिराया गया था वो बम किस चीज़ का बना हुआ था, तो वो प्लूटोनियम का बना हुआ था। नागासाकी पे बम जो बना हुआ था वो प्लूटोनियम का बना हुआ था और हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया था वो बनाया गया था यूरेनियम का। हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पे गिराया गया था 9 अगस्त को, उसका नाम था फैटमैन, जो प्लूटोनियम का बना हुआ था। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो, ओलंपिक समाप्त हो गए 8 अगस्त को। भारत को टोटल 7 मेडल मिले हैं। भारत की रैंकिंग 48 है। मेडल तालिका में भारत की रैंकिंग 48 है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जाननी चाहिए। कल शाम में मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था ओलंपिक पे। जो 7 लोगों को ओलंपिक मिला है वो जैसे कितने वर्ग केजी वर्ग में मिला है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। मसलन पूनिया को जो है, बजरंग पूनिया को जो है 65 केजी वर्ग में उनको जो है मेडल मिला है, उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो ये भी क्वेश्चन कभी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कितने केजी कैटेगरी में उनको मेडल मिला है। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि टोटल 127 मेंबर जो है इस ओलंपिक में भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानकारी होना चाहिए। कल का वीडियो देख लेना, सामने मैंने वीडियो बनाया था ओलंपिक को लेकर के, उसमें हमने डिस्कस किया था। और अगली ओलंपिक जो होगी वो 2024 में टोक्यो, पेरिस में होगी। सॉरी, 2024 में कहाँ होगी, तो ये पेरिस में होगी। आतंकी फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर में 56 जगहों पे एनआईए की छापे। 56 जगह जो है वहाँ पे एनआईए ने छापा मारा है जम्मू कश्मीर में। अब देखो, आपको ये याद रखना है कि एनआईए क्या है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट एनआईए का हम लोग डिस्कस करते हैं आपके साथ। एनआईए, इसका मतलब होता है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहा जाता है। देखो, भारत में जो है मुंबई की आतंकवादी जो घटना हुआ था 2008 में, उस घटना के बाद एक इस तरह की एजेंसी की आवश्यकता महसूस हुई जो सिर्फ आतंकवाद के लिए काम करे, आतंकवाद को रोकने के लिए काम करे या आतंकवादी गतिविधियों की पूरी तरह से जांच करने के लिए काम करे। तो इसी के बाद 2008 में ही सरकार एक अधिनियम लाई थी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008, और इसी के माध्यम से एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया था, जिसका काम है पूर्ण रूप से आतंकवादी घटनाओं को रोकना या उसके लिए काम करना। तो बेसिकली यहाँ पे वही उद्देश्य है जो मैंने आपके साथ चर्चा किया था कि आतंकवादी घटनाओं को रोकना, उसका डाटाबेस कलेक्ट करना, उसका जांच करना, ये बेसिकली एनआईए का काम है। अब देखो, 2019 में एक इसमें अमेंडमेंट हुआ था। 2019 में सरकार ने संशोधन किया था एनआईए में। अब देखो, ये जो है आतंकवादी घटना है, इसके साथ साथ कई चीज़ों को एनआईए में शामिल किया गया। मसलन सूचीबद्ध अपराध को शामिल किया गया। कुछ सूचीबद्ध अपराध जैसे परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 को वायलेशन होता तो उसको भी शामिल किया गया एनआईए की जांच में। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 को शामिल किया गया। मानव तस्करी को शामिल किया गया है।
जाली मुद्रा जो होता है, जाली मुद्रा की जो तस्करी होती है उसको भी एनआईए की लिस्ट में शामिल किया गया है। प्रतिबंधित हथियार की बिक्री को शामिल किया गया है, साइबर अपराध को शामिल किया गया है, और एक्सप्लोसिव एक्ट 1908 इसको भी शामिल किया गया। मतलब आतंकवाद की घटना के साथ साथ ये घटना भी हो गई, तो इस घटना की भी जांच कौन करेगा? तो एनआईए इस घटना की भी जांच कर सकती है। ये 2019 में इसको संशोधित किया गया। तो ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ से इसके बैकग्राउंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बैकग्राउंड में ये चीज़ है कि आपको एनआईए के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो, हमारे देश के 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जस्टिस एन.वी. रमन्ना। तो इन्होंने कहा है कि पुलिस वाले पहुंच वाले पुलिस हिरासत में भी 3rd डिग्री से नहीं बच पाते हैं। पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर के देश में लगातार चर्चा होती है, और प्रत्येक 1 महीने 2 महीने पे मैं देखता हूँ कि एडिटोरियल इस पर आते रहता है कि पुलिस रिफॉर्म्स होना चाहिए। पुलिस जो है औपनिवेशिक मानसिकता के साथ काम करती है, ये बात हमें दिखता है, हर जगह दिखता है, और इस मानसिकता को चेंज करने की आवश्यकता है। पुलिस औपनिवेशिक मानसिकता से दिखती है, उसके बैकग्राउंड में जाकर देखना होगा सबसे पहले कि देखो, पुलिस का एक्ट आया था 1861 में। 1857 की क्रांति हुई थी, उसके जस्ट 3 वर्ष के बाद पुलिस का एक्ट आया था। पुलिस एक्ट 1861 आया था, जो आज भी चल रहा है। तो हमें जो वो पुलिस एक्ट्स हम अपने यहाँ रेगुलेट कर रहे हैं, जो अंग्रेज़ों ने हम पे शासन करने के लिए बनाया था। अंग्रेज़ों ने अपने अनुसार हम पे शासन करने के लिए, भारतीयों पे शासन करने के लिए जो पुलिस एक्ट बनाया था, उसका यूज आज भी हम कर रहे हैं। तो यही कारण है कि जो औपनिवेशिक मानसिकता के माध्यम से पुलिस एक्ट का गठन किया गया था, और आज भी वो औपनिवेशिक मानसिकता कायम है। तो इसको चेंज करने की आवश्यकता है, और इसको लेकर के कई सारी कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन दिया। कॉमन क्लॉज का नाम का एक एनजीओ है, जिस एनजीओ की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 2019 में, स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019। इस रिपोर्ट को नेट पर सर्च करना आपको मिल जाएगा, और इस रिपोर्ट में भी इस बात की चर्चा किया गया था कि पुलिस रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। अब देखो, मैं डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस कुछ इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, और साथ ही साथ कुछ कमेटी का नाम आपको बता देता हूँ। आपको लक्ष्मीकांत में भी पुलिस रिफॉर्म्स पर चर्चा किया हुआ है। लक्ष्मीकांत में एक स्पेशल चैप्टर है पुलिस रिफॉर्म्स में, आप जाके उसको पढ़ सकते हैं। पुलिस विभाग की जो 2 समस्या, जो सबसे इम्पोर्टेंट समस्या जो चर्चा होती है, वो होती है कि पुलिस का जो काम होता है, एक अनुसंधान का काम होता है, और एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम होता है। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, और दूसरा होता है अनुसंधान करने का काम। जैसे कोई क्राइम हो गया है, तो उसके बाद जो है एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की नियुक्ति होती है, और ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है उसकी अनुसंधान करता है उस क्राइम का, और दूसरा होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम। तो ये दोनों कामों को सेपरेट करना चाहिए, हर एक समिति ने अपनी रिकमेंडेशन में कहा है। तो जब भी आप पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में लिखें, तो ज़रूर लिखें कि लॉ एंड ऑर्डर और अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन, दोनों ही कामों को जो है सेपरेट करना चाहिए, दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए। अब देखो, पुलिस विभाग को लेकर के यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट में कहा था कि प्रत्येक 450 व्यक्तियों पे एक पुलिसकर्मी की नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ये संख्या काफ़ी ज़्यादा है। पुलिस बल किस परिस्थिति में काम करती है, पुलिस कर्मियों की मानसिक स्थिति क्या है, पुलिस कर्मियों पे काम का अतिरिक्त दबाव होता है, पुलिस कर्मियों पे राजनीतिक दबाव होता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर के चर्चा में रहती है, और ये सारी की सारी समस्याएं जो दिखती है। अब देखो, इस समस्याओं को लेकर के धर्मवीर आयोग बना था 1977 में। इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दिया था, और काफ़ी रिकमेंडेशन दिया था पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उस पर डिटेल से डिस्कस कर दूंगा, लेकिन फिलहाल कमेटी का नाम याद रख लेना। 1977 में धर्मवीर आयोग कमेटी बना था। उसके बाद जो इंद्रजीत गुप्ता कमेटी है 1997 में बना था, इन्होंने भी पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर के चर्चा किया था। और साथ ही साथ पद्मनाभ भैया समिति बना था 2000 में, और उसके बाद सोली सोराबजी समिति, हाल फिलहाल में सोली सोराबजी की मृत्यु हुई है पिछले वर्ष, आई थिंक इसी वर्ष हुई 2021 में। सोली सोराबजी समिति बना था 2006 में, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, और इसी के आधार पर मॉडल पुलिस एक्ट आया था 2006, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी 2006 में। तो इसके आधार पर हमारे देश में पुलिस रिफॉर्म्स की चर्चा होती है। डिटेल से आप पढ़ सकते हैं, लक्ष्मीकांत की बुक में दिया हुआ। माकपा के दफ्तरों में पहली बार फहराया जाएगा तिरंगा। देखो,
चर्चा क्यों हो रही है अभी फिलहाल इस न्यूज़ की, मैं डिस्कस कर देता हूँ बस एक दो पॉइंट। कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, जो जितने भी देश में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, हाल फिलहाल में क्या हुआ कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की 100 वर्ष गांठ हुई है। तो 100वीं वर्षगांठ में उन्होंने ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया था, और ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन जो किया था उसमें भारत में माकपा के या कुछ अन्य पार्टी के जो दक्षिणपंथी पार्टी हैं उसके कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया था चाइना के 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पे जो समारोह हुआ था। तो ऑनलाइन रूप से ये लोग जो पार्टिसिपेट किए थे तो इसकी आलोचना किया गया था भारत के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा इनकी आलोचना किया गया था कि एक जो भारत के साथ चूँकि लगातार डिस्प्यूट चल रहा है, अभी चाइना का डोकलाम डिस्प्यूट चल रहा है या अन डिस्प्यूट चल रहा है, तो वैसे कंडीशन में इसके समारोह में माकपा जैसे सदस्य का होना या उनकी पार्टी के लोगों को शामिल होना ये अपेक्षित नहीं था। तो इसको लेकर के देश भर में चर्चा चल रही थी। तो इसी को लेकर के अब ये लोग भी क्या कर रहा है कि पहली बार माकपा के दफ्तरों पे जो है तिरंगा फहराया जाएगा, तो वो भी अपने आप को नेशनलिस्ट शो करने का प्रयास कर रहे हैं। 9.75 करोड़ किसानों को आज मिलेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रख लेना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है 1 फरवरी 2019 को अंतरिम बजट जो आया था। अंतरिम बजट क्या होता है? जिस वर्ष चुनाव होने वाला है उस वर्ष का जो बजट होता है उसको अंतरिम बजट कहा जाता है। 2019 में चुनाव होने वाला था, इसलिए 2019 का जो चुनाव था उसमें जो बजट आया उस बजट को अंतरिम बजट कहा गया। इसी में शुरुआत किया गया था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, और ये बैक डेट में जाकर के शुरुआत किया गया। मसलन 1 फरवरी 2019 को बजट आया, लेकिन इसकी शुरुआत किया गया 1 दिसंबर 2018 से जाकर के। इसमें क्या है कि किसानों को सालाना जो है 6,000 रुपये का किस्त दिया जाएगा। सालाना जो है 6,000 रुपये का किसान को किस्त दिया जाता है। 2,000 रुपये का किस्त प्रत्येक 3 महीने पे किसानों के अकाउंट पे दिया जाता है, ताकि किसान खेती कर सके, किसान जो है सिंचाई कर सके, किसान फसल मंगा सके, किसान बीज मंगा सके, किसान यूरिया वगैरह परचेज कर सके। इनिशियली इसमें जो है केवल लघु और सीमांत किसान को शामिल किया गया था, लेकिन 31 मई 2019 को कैबिनेट के द्वारा निर्णय लेकर सभी किसानों को इसमें शामिल किया गया। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है लघु किसान किसको कहते हैं और सीमांत किसान किसको कहते हैं। वैसे किसान जिसके पास 0 से 1 हेक्टेयर जमीन हो उसको कहा जाता है आपको मार्जिनल फार्मर या सीमांत किसान। वैसे किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में जमीन हो उसे कहा जाता है लघु किसान। तो मार्जिनल फार्मर एंड स्मॉल फार्मर, सीमांत किसान और लघु किसान मिलाकर भारत में किसानों की संख्या 86% है। 86% सिर्फ मार्जिनल और लघु फार्मर है भारत में। तो पहले तो सिर्फ इनको दिया जाता था, लेकिन 31 मई 2019 को इसमें अमेंडमेंट करके प्रोविज़न किया गया कि अब सभी किसानों को 2,000 रुपये प्रत्येक 4 महीने पे या 6,000 रुपये प्रत्येक वर्ष जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे, और ये गलती से कुछ अच्छा नहीं होता है कि गलती से कुछ अच्छा हो जाना। तो ऐसा ही हुआ है कुछ यहाँ पे हुआ है क्या कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा गलती से, जैसे फर्स्ट डोज क्या होता है, अगर आपने लिया है, आपको कोवैक्सीन लिया है तो सेकेंड डोज भी आपको कोवैक्सीन लेना है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि पहली डोज इन्होंने कोविडशील्ड लिया था कुछ लोगों ने, और सेकेंड डोज जाकर के इन्होंने कोवैक्सीन ले लिया। तो एक गलती से लिया, और उसके बाद जो है पूरा स्वास्थ्य महकमा जो है चर्चा हो गया कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन बाद में जाकर के जब इस पर रिसर्च किया जा रहा है तो इसका रिसर्च काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसर्च दिख रहा है। रिसर्च जो है इसका काफ़ी अच्छा दिख रहा है कि एक डोज जिन्होंने कोविडशील्ड लिया है और दूसरा डोज जिन्होंने कोवैक्सीन लिया है, उनके शरीर पे जो है प्रतिरोधक क्षमता कई गुना बेहतर है नॉर्मल व्यक्ति के कंपेयर। नॉर्मल व्यक्ति जिन्होंने दोनों डोज एक ही कंपनी का लगाया है, चाहे वो कोविडशील्ड का लगाया है चाहे कोवैक्सीन का लगाया है, उसके कंपेयर में इन लोगों की प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी बेहतर हुई है जिन्होंने एक डोज कोविडशील्ड का लगाया और दूसरा कोवैक्सीन का लगाया। तो देखते हैं अब स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर के क्या कहती है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को 1 साल के लिए सेवा विस्तार। देखो भारत की जो, अगर पूछा जाए आपसे कि बिहार की या स्टेट की सबसे बड़ी प्रशासकीय शक्ति क्या है, सबसे बड़ी प्रशासकीय शक्ति या सत्ता का पॉइंट क्या है, तो वो होता है मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। तो बिहार में या राज्य में, किसी भी राज्य में जो चीफ सेक्रेटरी होता है, सबसे बड़ा सत्ता का केंद्र होता है, प्रशासनिक सत्ता का सर्वोच्च केंद्र होता है चीफ सेक्रेटरी।
लेकिन देश के स्तर पर पूछा जाए तो प्रशासनिक सत्ता का सर्वोच्च केंद्र क्या होता है, तो वो होता है कैबिनेट सचिव, यानी कैबिनेट सचिव से कोई ऊपर अधिकारी नहीं होता है। और इसी तरह से राज्य में जो है मुख्य सचिव से कोई ऊपर अधिकारी नहीं होता है। समुद्री सुरक्षा पर यूएनएचसी समुद्री सुरक्षा पर यूएनएससी की परिचर्चा की अध्यक्षता करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी। देखो, भारत अगस्त महीने में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की यूएनएससी की अध्यक्षता कर रहा है और ऐसा पहली बार हो रहा है। इससे पहले भी भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता कर चुका है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई प्राइम मिनिस्टर किसी समिट की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की किसी समिट की कोई अध्यक्षता करेंगे। तो मोदी जी पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो किसी समिट की अध्यक्षता कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। और ये मैटर है, ये समिट आयोजित किया गया है समुद्री सुरक्षा को लेकर के। जहाँ पे समुद्री सुरक्षा का प्रश्न आएगा वहाँ पे क्वाड चर्चा में रहेगा। क्यों? क्योंकि क्वाड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्वाड जो बनाया गया था एक बेसिक कॉन्सेप्ट से, हिंद प्रशांत खुले, स्वच्छ और समृद्ध प्रशांत हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात किया था क्वाड ने। स्वतंत्र, समृद्ध और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात किया गया था क्वाड में। और जहाँ पे हिंद प्रशांत क्षेत्र में ये वर्ड लगाते हैं हम, स्वतंत्र समावेशी, वहाँ पे चाइना का कान खड़ा हो जाता है। चाइना ये समझता है कि ये वर्ड उनके लिए यूज किया गया, क्योंकि चाइना किस तरह से दक्षिणी चीन सागर में समुद्री सुरक्षा का वैल्यूएशन करता है ये सभी को पता है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी का आज समिट होने वाला है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। देखते हैं उसका क्या आउटकम्स होता है। अब देखो, कोविड व क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा के लिए आज दक्षेश महासचिव जो है भारत आ रहे हैं। दक्षेश के बारे में आपको पता होना चाहिए। सार्क किसको कहा जाता है? सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी, बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रख लेना। और 2007 में इसमें जो है अफगानिस्तान शामिल हुआ। टोटल 8 मेंबर हैं, अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य है जो 2007 में शामिल हुआ है। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर इसका काठमांडू में है। और हाल फिलहाल में आपने देखा होगा एक इम्पोर्टेंस इसका, कि जब कोरोना महामारी स्टार्ट हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहली बार कोई मीटिंग का आयोजन किया था, तो उन्होंने किया था सार्क की मीटिंग का आयोजन। तो सार्क को रिवाइव करने का काम किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, कोरोना महामारी जब स्टार्ट हुआ था उस समय में। तो सार्क का काफ़ी इम्पोर्टेंस है और पाकिस्तान के कारण फिलहाल इसका इम्पोर्टेंस कम हो रहा है, लेकिन भविष्य में इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस होगा और इसको फिर से रिवाइव करने का कोशिश किया जा रहा है। देखो, जब भी कोई भी स्टेटमेंट आपको उपराष्ट्रपति का मिले, राष्ट्रपति का मिले, प्रधानमंत्री का मिले, होम मिनिस्टर का मिले, चीफ सेक्रेटरी का मिले, तो उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसको ज़रूर आप लोग को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति जी का स्टेटमेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ पे उन्होंने देशवासियों को संबोधित करते हुए बधाई दिया। तो इसके एक बार इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए। देखो, ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हालिया रिपोर्ट है, इसको आप लोग खुद से पढ़ लेना। इस रिपोर्ट का जो पीडीएफ होगा मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट 2021 इन फिगर। तो एक रिपोर्ट आई है, स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट 2021। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कागज़ों पे उग रहे दावों के पौधे घट रहा घनत्व, यानी कागज़ पे दावा हो रहा है कि पेड़ बढ़ रहा है, लेकिन पेड़ उस तरह से बढ़ नहीं रहा है, पेड़ का घनत्व घट रहा है। तो इसका जो भी आउटकम्स होगा मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, इसको ज़रूर पढ़ लेना आप लोग। प्रत्येक मंडे को आपको मुद्दा मिल जाएगा, तो मुद्दा जरूर आप लोग देख सकते हैं। प्रत्येक मंडे को मुद्दा पे विशेष चर्चा किया रहता है या दिया रहता है मुद्दा के बारे में। आज का जो मुद्दा है वो संबंधित है ई रूपी, जो सरकार ने लॉन्च किया था उसको लेकर के संबंधित है, तो इसको जरूर पढ़ें। एडिटोरियल सेक्शन आज कोई खास और इम्पॉर्टेंट मुझे दिख नहीं रहा है, तो एडिटोरियल को आज स्किप कर सकते हैं। आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो इसको एक बार पढ़ सकते हैं जानकारी के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। बिजनेस पेज पे भी कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस इसको देख सकते हैं। डिस्कॉम को 90,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
नीति आयोग ने सिफारिश किया है कि डिस्कॉम का जो नुकसान हुआ है उसको सरकार को भरपाई करना चाहिए, और सरकार अपनी भरपाई करती भी है डिस्कॉम को जो नुकसान होता है। तो एक बार इसको देख सकते हैं। बाकी मार्केट कैपिटल जो है 2.22 लाख करोड़ रुपया बढ़ चुका है 9 कंपनियों का। तो ये अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे। देखो क्वाड को लेकर के चर्चा फर्स्ट पेज पे नहीं, आई थिंक थर्ड पेज पे हमने डिस्कस किया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में आज पार्टिसिपेट करने वाले हैं और उसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। समुद्री सुरक्षा का मुद्दा है, और समुद्री सुरक्षा जहाँ भी होगा वहाँ क्वाड इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और क्वाड की ताकत बढ़ने से चीन परेशान होता है। क्वाड को लेकर के मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था, जाकर के देख लेना आप लोग, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वाड का सेपरेट वीडियो, उसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया है कि क्वाड किस तरह से अपने आप को ग्रेजुअल इंप्रूव कर रहा है। क्वाड की स्थापना 2007 में हुई थी, लेकिन 2007 से लेकर के 17 तक क्वाड एक तरह से मृतप्राय था, और 2017 से के बाद क्वाड जो है सक्रियशील हो गया। तो सवाल ये होता है कि 2017 तक क्वाड मृतप्राय क्यों था, सोया हुआ क्यों था, और 2017 के बाद क्वाड सक्रिय क्यों हो गया। तो इसका बहुत सारा पर्सपेक्टिव है, उस पर्सपेक्टिव को आपको समझना होगा। तो उस पर हमने उस वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया है कि क्या कारण है 2017 के बाद क्वाड रिवाइव हुआ और काफ़ी फास्ट रिवाइव हो रहा है। 2021 में, फरवरी 2021 में क्वाड के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें चारों ही देश इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो क्वाड अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक बार इसको भी देख सकते हैं, मंदिर तोड़ने वाले के पक्ष में उतरा पाक के कट्टरपंथियों का गठबंधन। तो देखो पाकिस्तान में जब चर्चा होती है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी स्टेटमेंट आप सुनोगे, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में अगर बातचीत किया जाए, वार्ता किया जाए, तो किससे बातचीत किया जाए। किसी भी जगह क्या होती है कि सरकार एक ही होती है और उस सरकार से हम बातचीत करते हैं। जैसे मसलन अमेरिका में बातचीत करना है तो अमेरिका के राष्ट्रपति से बातचीत करेंगे आप। लेकिन पाकिस्तान से क्या होता है कि पाकिस्तान से 3 गवर्नमेंट पाकिस्तान में एक्टिव है। एक तो पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है, इमरान खान साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो। दूसरा जो पाकिस्तान का सेना भी उतना ही डोमिनेंट है, उससे ज़्यादा डोमिनेंट है अगर मैं कहूँ। कई बार हमने देखा है कि पाकिस्तान सरकार के डिसीजन को सेना पलट देती है। तो पाकिस्तान की सेना भी दूसरा गवर्नमेंट है वहाँ पे। और तीसरा जो है ये कट्टरपंथी समुदाय जो है, ये जो समुदाय है जो मंदिर तोड़ने वाले के समर्थन में उतर चुके हैं, ये समुदाय भी कई बार सरकार के डिसीजन को नहीं मानती है, स्टेट के डिसीजंस की अवहेलना कर देती है और स्टेट कुछ नहीं कर पाता। जैसे आपने देखा होगा कुछ दिन पहले तबरीकी लब्बैक पार्टी का जो मूवमेंट हुआ था, आंदोलन हुआ था, सरकार को उसके सामने झुकना पड़ा। सरकार ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने तबरीकी लब्बैक पार्टी को आतंकवादी पार्टी घोषित कर दिया, लेकिन 3-4 दिन के बाद उन्होंने अपना डिसीजन पलट लिया। तो उनको सरकार के सामने में झुकना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर जो पाकिस्तान में है वो काफ़ी एक्टिव हैं। तो इसलिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं कि पाकिस्तान में एक सरकार नहीं कई सरकार हैं, अब किससे बातचीत करेंगे आप। देखो ये टॉपिक ऐसा है ना कि इसमें मैं अच्छा डिस्कस कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है पाकिस्तान के कंडीशन को लेकर के, वहाँ पे क्या क्या सोसाइटी की सोच है, किस तरह से थिंकिंग है वहाँ पे। इसका मैं एक ही समाधान दे सकता हूँ, ये जो मंदिर तोड़ने का इशू है उसका मैं एक ही समाधान दे सकता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों को सबसे पहले चेंज होना होगा। लोगों में ये मानसिकता चेंज होनी होगी। लोगों में ये मानसिकता है कि उसकी जो धर्म है वो सबसे सुपीरियर धर्म है, ये मानसिकता चेंज होना होगा। और लोग जब तक बहिष्कार करना शुरू नहीं करेंगे, जो मंदिर तोड़ने वाले लोग हैं उसका बहिष्कार सोसाइटी के द्वारा नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान सोसाइटी के द्वारा, तब तक पाकिस्तान में इस तरह की घटना होती रहेगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि चर्च में, पाकिस्तान के चर्च में घुस के जो है लगभग 50 से 60 या लगभग 100 लोगों ने, पाकिस्तान के चर्च में आपने देखा होगा कि 100 लोग घुस के पाकिस्तान के चर्च में जो है अल्लाह अकबर के नारे लगाना शुरू किए हैं, और उन 100 लोगों पे कोई भी एक्शन नहीं हुआ अभी तक। तो पाकिस्तान की जो सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी को इसका प्रतिकार करना होगा। जब तक सिविल सोसाइटी इसका प्रतिकार नहीं करेगी, इस तरह की घटना होता रहेगा, सामान्य रहेगा पाकिस्तान में। चलिए आज हमारे पास न्यूज़ इतना ही था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।